हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 12 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 11 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट मृत जीवी। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने स्वपोषी प्रक्रिया के बारे में और हिट्रोट्रॉपिक विषमपोषी प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वयंपोषी कहा जाता है, और जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उसे हम विषमपोषी प्रक्रिया कहते हैं पोषण की। आइए आज देखते हैं मृत जीवी। कई बार वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों तथा तने व छाल पर छाते के समान संरचनाएं के गुच्छे देखे होंगे। यह सब अपने जीवन यापन हेतु पोषक तत्व वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों से प्राप्त करते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा, जो सड़ी गली जगह होती है जहाँ पर पुराना कचरा या पौधों की जो टूटी फूटी टहनियाँ होती है वो नीचे गिर जाती हैं। जब बरसात होती है तो उन दिनों में बेटा वहाँ पे क्या होता है, इस तरह गुच्छे के समान संरचनाएं दिखती है हमको। इस प्रकार की पोषण प्रक्रिया जिसमें जीव मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है उसे मृत जीवी पोषण प्रणाली कहते हैं, और मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, हमने पढ़ा स्वयंपोषी और विषमपोषी। एक तो था जो अपना भोजन खुद बनाता है और दूसरा था अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। जैसे कि अगर हम विषमपोषी, हम अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन एक और प्रकार की पोषण प्रणाली होती है जिसमें जो जीव है वो सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए। तो ऐसा प्रक्रिया जिसके अंदर जीव सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए, तो उसे हम कहते हैं मृत जीवी पोषण प्रणाली। तो अब देखिए, इसे रीड करते हैं एक बार फिर से बेटा। इस प्रकार की पोषण प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ, विघटित मतलब कि टूटा फूटा सड़े गले पदार्थ, पत्तियों की पत्तियां हो गई, पेड़ों की टहनियां हो गई, तना छाल, कुछ भी सड़ा गला हुआ पदार्थ, ठीक है, किसी जीव के मृत, या तो कोई जीव मृत हो गया है या किसी जीव के विघटित जैविक पदार्थों से पोषक पदार्थ करते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। इसे हम मृत जीवी पोषण प्रणाली कहते हैं। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीवों को, और जो जीव उनका उपयोग करते हैं, जैसे कि ये छत्रक या मशरूम जिसे हम कहते हैं, आपने मशरूम सुना होगा, देखा भी होगा, तो इनको हम क्या कहते हैं, मृत जीवी। ये क्या होते हैं, मृत जीवी। इसके उदाहरण देखो क्या दिए गए हैं। कवक, जो काई जिसे कहा जाता है, काई लग जाती है ना, कई बार आपने देखा होगा कि अगर कोई रोटी बाहर रखी हुई है और बारिश के दिन है तो उस पर वाइट वाइट सी लग जाती है, उसे काई जिसे कहा जाता है। काई नहीं, सॉरी बेटा, फफूंद। काई तो हम शैवाल को कहते हैं, फफूंद जिसे आपने सुना होगा कई बार ना, तो वो क्या हो जाता है, कवक। छत्रक जैसे कि ये मशरूम जिसे कहते हैं, ब्रेड पर उगती कवक और यीस्ट, ठीक है, ये सब क्या है, एक तरह से मृत जीवी जीव है। मृत जीवी मतलब कि सड़े गले पदार्थों पर जलते। जब रोटी बासी हो जाती है, उसको अगर फिर भी बाहर रखा हुआ है, तब क्या होता है, उसमें वाइट वाइट वो नहीं आ जाती फफूंद सी, तो वो क्या है, कवक, छत्रक, और ब्रेड पर उगती या कवक और ईस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। कवक अचार, चमड़े, कपड़े, अन्य पदार्थों पर भी उगते हैं। तो देखा होगा बेटा, कवक जो अचार, आपने देखा होगा कि अचार को जब आपके मम्मी घर पे अचार बनाते हैं तो उनको कहते हैं कि इसको कुछ कुछ टाइम के बाद में हिलाते रहो। क्यों? क्योंकि जब वो एक जगह टिका रहता है तो वहाँ पे नमी मिलकर अचार पर क्या लगनी शुरू हो जाती है, कवक। वाइट वाइट आपको दिखती होगी फूड टाइप स्ट्रक्चर ना, तो वो क्या होता है, कवक। कवकों की वृद्धि के लिए, अब इनकी वृद्धि के लिए क्या चाहिए, वर्षा ऋतु सबसे अधिक अच्छी परिस्थिति है। अगर बरसात का मौसम होता है, वातावरण में थोड़ी नमी होती है, तो ये वातावरण, ये एनवायरनमेंट जो है, ऐसी परिस्थितियां कवकों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी है। सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं, और ये इसके जो बीजाणु है वो हमें दिखाई नहीं देते, वायु में उपस्थित होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ व उत्पाद पर बैठते हैं जो नम और उक्षण है, जब ये जीवाणु, जो बीजाणु है, इनके बीजाणु मतलब इनका छोटा सा पार्ट समझो, बीजाणु एक नम स्थान पर और उक्षण थोड़ा सा गर्म और एकदम गीली गीली जगह जब बैठते हैं तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म दे देते हैं। ठीक है, समझ लो बेटा, जरूरी है इसको समझना ना। अब देखिए आगे क्या लिखा है। कवक हमारे लिए उपयोगी भी हैं। अब देखो, जो फफूंद रोटी पर लग जाते हैं वो अगर ऐसी रोटी को हम खाएंगे तो हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन कुछ कवक होते हैं जो हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। जैसे कि छत्रक की सब्जी के रूप में खाया जाता है, जो मशरूम की
खाते हैं ना बेटा आप लोग मशरूम की सब्जी, तो छत्रक को सब्जी के रूप में खाया जाता है। जबकि ईस्ट का प्रयोग अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। कुछ कवक जैसे कि पेनिसिलियम का उपयोग एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नामक औषधि बनाने के लिए किया जाता है। तो ये देखो उपयोग बेटा देखने पड़ेंगे आपको। फर्स्ट क्या हो गया? छत्रक का उपयोग सब्जी खाना खाने के लिए किया जाता है। ईस्ट का उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। और पेनिसिलियम कवक का उपयोग दवाई बनाने के लिए, औषधि बनाने के लिए किया जाता है। कुछ कवक, अब जरूरी नहीं है कि सारे कवक हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। कुछ कवक हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। कुछ कवक जैसे कि पादपों, जंतुओं और मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कि मनुष्य में दाद नामक त्वचा रोग कवक के कारण होता है। तो कुछ कवक या कुछ जो मृत जीव हैं हमारे लिए क्या होते हैं, कुछ कवक हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। ये तो मानव में, पादपों में और जंतुओं में क्या करते हैं, रोग करते हैं। जो त्वचा रोग होता है ना, दाद जिसको कहा जाता है, वो किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे गतिविधि दी गई है बेटा, देखते हैं गतिविधि में क्या दिया गया। ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो दें। आपको क्या करना है, एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है, उसको क्या करना है, जल में, उसका एक छोटा सा पीस ले लेना ब्रेड का। एक जैसे ब्रेड है ना, इसका एक छोटा सा पीस लेके उसको कहाँ पे कर देंगे आप, जल में भिगो देंगे, हल्का सा जल लगा देंगे उसके अंदर। इसे किसी नम और उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दो। अब उस भीगे हुए टुकड़े को आप कहीं कोने में जाकर 2-3 दिन के लिए रख दो। उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक भी उस पर रोए जैसी संरचनाएं ना दिखाई दे। तो कुछ समय तक उसको रखेंगे ना। अब तो बेटा मौसम में थोड़ा ठंड आ रही है, लेकिन थोड़ा सा पहले अगर अभी भी रखोगे तो शायद 4-5 दिनों में रोए जैसी संरचना आपको दिखाई देगी। तो उस रोए जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं? कवक। ये रोए जैसी संरचना क्या कहलाती है? कवक। आइए आगे देखते हैं क्या दिया गया है बेटा। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास और पोषक एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, सहजीवी संबंध। देखो बेटा, कुछ जीव क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ रहते हैं। और इस साथ में रहने पे दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को आवास और पोषक तत्वों का आदान प्रदान करते हैं, बांटते हैं एक दूसरे के साथ, जिससे दोनों को ही फायदा होता है। ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। ऐसे संबंध को क्या कहा जाता है? सहजीवी संबंध। अब देखो इसके उदाहरण दिए गए, जैसे कि कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। जैसे कि ये पेड़ है, इसकी जड़ों में क्या रहते हैं? कुछ कवक रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। अब वृक्ष क्या करते हैं, जो पेड़ है ये क्या करेगा, इन कवक को क्या करता है? पोषक देता है। खाना बना रहा है ना ट्री, पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, तो ये इनमें से जो खाना है, पोषक है, वो किसको दे रहे हैं? कवक को दे रहे हैं। और कवक क्या करता है? बदले में जल और पोषकों के अवशोषण में सहायता करता है। बदले में जो कवक है वो क्या करता है? यहाँ से जो खनिज लवण अवशोषित हो रहे हैं उनको ज्यादा मात्रा में अब्जॉर्ब करता है, जिससे कि प्लांट को भी मदद मिलती है। मतलब कि ये होगा कि दोनों को ही कहीं ना कहीं इसमें फायदा होता है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लाइकेन। इसे तो आप याद ही कर लीजिएगा, लाइकेन। लाइकेन में भी 2 जीव होते हैं, एक तो होता है शैवाल और दूसरा होता है कवक। कौन कौन सा? देखो, शैवाल और कवक, ये दोनों मिलकर रहते हैं। दोनों ही जीव क्या कहते हैं? शैवाल और कवक मिलकर रहते हैं। अब देखो, शैवाल के पास क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक के पास में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता। और हमने ये देखा है वर्कशीट में, जिसके पास क्लोरोफिल होता है वो अपना भोजन खुद बना सकता है। तो अब कवक के पास क्या है? क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता, इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। तो देखिए, लाइकेन में बेटा अभी मैंने समझाया आपको, लाइकेन में क्या होता है, कवक और शैवाल दोनों जीव होते हैं। शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है जो अपना भोजन बनाता है। अब देखो क्या करता है, क्लोरोफिल के जो कवक है उसके पास में क्लोरोफिल नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे देखिए, कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है। जैसे कि ये एरिया है, ये क्या करेगा, ये कवक का होगा, और कवक क्या करेगा, शैवाल को इसके अंदर रहने देगा और पोषक तत्व उपलब्ध कराएगा, मतलब खाना बनाने का सामान उपलब्ध कराएगा। ठीक है, और बदले में शैवाल क्या करेगा, क्योंकि उसके पास में क्लोरोफिल है ना, तो वो क्या करेगा, सनलाइट और पोषक तत्वों का उपयोग करके भोजन बनाएगा। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषित द्वारा संश्लेषित खाद्य को कवक को देता है। खाना बनाता है और साथ में वो किसको देगा, कवक को देगा। ये समझना जरूरी है बेटा। यहाँ पे बात एक बार देख लेते हैं। ये हुआ शैवाल, ये हुआ कवक प्लस कवक। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, ये जो शैवाल और कवक मिल जाते हैं इसे हमने कहा लाइकेन। ये क्या है हमारा, लाइकेन। अब देखो, शैवाल क्या करता है, खाना बनाता है, क्योंकि इसके पास में क्लोरोफिल है। खाना बनाकर किसको देगा, खुद भी खाएगा और कवक को भी देगा। बदले में कवक क्या देगा, इसको रहने की जगह देगा, घर देगा ना, इसको रहने की जगह देगा, घर देगा। और क्या देगा, इसके पोषक तत्व भी, खाना बनाएगा किससे भी, तो पोषक तत्व भी देगा, साथ में क्या देगा, उसको घर देगा। तो इस तरह ये दोनों मिलकर एक ही जगह पर इकट्ठे रहते हैं, जिसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लाइकेन। तो आइए करते हैं क्वेश्चन आंसर बेटा। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन से दिखाया गया बेटा। डैश व डैश कवक हमारे लिए उपयोगी है। कौन कौन से कवक हमारे लिए उपयोगी है, छत्रक और यीस्ट। तो हम लिख देंगे छत्रक और यीस्ट।
ये जो कवक है ये हमारे लिए उपयोगी, अगर क्यों भी पूछा जाए तो आप कह सकते हैं छत्रों को हम खाने में खाया जाता है, सब्जी के लिए, और यीस्ट का प्रयोग अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चमड़े की वस्तु को लंबे समय तक गर्म व नम मौसम में छोड़ी जाती है, वे डैश के कारण खराब हो जाती है। किसके कारण खराब हो जाती है? कवक के कारण। किसके कारण? देखो हमने पढ़ा था ना भाई, कवक के कारण खराब हो जाती है। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कवक के कारण। देखो हमने ये पढ़ा ना, कवक अचार, चमड़े, कपड़े आदि पदार्थों पे खराब कर देता है, तो अगर इन्हें लंबे समय तक छोड़ा जाता है, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कवक। ठीक है, कवक के कारण खराब हो जाती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदारी किसकी होती है? क्लोरोफिल किसके अंदर होता है लाइकेन के अंदर? शैवाल। वेरी गुड बेटा, शैवाल क्या करता है? भोजन बनाता है ना, तो शैवाल के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदारी शैवाल है। नेक्स्ट देखिए, सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण के साथ समझाइए। तो बेटा आपको ये आंसर यहाँ से पहले यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। उसके बाद आप लिखेंगे लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो जीव भागीदारी होती है, शैवाल और दूसरा है कवक। ठीक है, और इसके साथ इसको उदाहरण के साथ समझाना है ना, तो बेटा आप यहाँ से ये भी लाइन ऐड करेंगे कि कवक रहने का स्थान, जल, पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो ये पूरा इसका आंसर हो जाएगा। एक बार रीड कर देती हूँ सारा आंसर। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास या पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। बेटा एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, कोई बात नहीं, आप कर लीजिएगा। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदारी होती है, जैसे कि एक शैवाल और दूसरा कवक। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल, पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थों का कवक को देता है। तो ये सब आप इसके अंदर लिखेंगे। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।